खुश आमदीद। आज हम एर्तुगरुल के पहले सीजन की छठी किस्त के उन गहरे और पेचीदा राजों की वजाहत करने वाले हैं। कई कबीला इस वक्त निहायत संगीन हालात में घिरा हुआ है। एक तरफ बैरूनी दुश्मन की नंगी तलवारें हैं और दूसरी तरफ कबीले के अंदर अपनों की गहरी साजिशें। इस तज्जिये में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा कबीला सिर्फ अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि एक अजीम मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो चलिए सीधा अहम नुकात पर आते हैं। पहला, बैरूनी खतरात। दूसरा, कबीले की अंदरूनी साजिशें। तीसरा, रिश्तों की कशमकश। और चौथा, उस अजीम सल्तनत की पेशगोई। बस बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, कबीले को दरपेश बैरूनी खतरात। किसी भी अजीम मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने से पहले असल मैदान जंग में जिंदा रहना सबसे पहली और बुनियादी जरूरत होती है। अब दुश्मन सिर्फ तलवारें लेकर नहीं खड़ा। एक तरफ सालिबी जासूस और दुश्मन के इलाके सर पर हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का खतरा मंडला रहा है, जो है शदीद मौसम और कठिन हिजरत। बर्फबारी और जमाती हुई सर्दी किसी नंगी तलवार से कम खतरनाक नहीं होती। संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुश्मन भी और मौसम भी दोनों मिलकर कबीले को मिटाने के दर पर हैं। और इन सब के दरमियान कबीले की हिफाजत का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। हथियारों की चोरी कोई मामूली बात नहीं है। जरा गौर किया जाए, जब पहरेदार अपने ही हथियार महफूज नहीं रख सकते तो दुश्मन का हौसला कितना बढ़ जाता होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अपने ही खेमे के दरवाजे दुश्मन के लिए खुले छोड़ दिए जाएं। लेकिन यहां अर्तुगरुल का जंगी जहन सामने आता है। उनका अंदाज़े अमल वाकई कमाल का है। पहले जंगल में दुश्मन का खामोशी से पीछा करना, फिर उस आखिरी और जानलेवा टकराव तक पहुंचना, और आखिर में उस पैगाम रसा कबूतर को बीच में ही पकड़ लेना। यह सब वाज़े तौर पर दिखाता है कि दुश्मन के निज़ाम को तोड़ने के लिए हिकमत अमली का इस्तेमाल किस कदर ज़रूरी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि असल दुश्मन आखिर है कौन? क्या वो जो मैदान में लड़ते हैं, या वो जो कबीले के अपने ही खेमों के अंदर साए की तरह घूम रहे हैं? दूसरा हिस्सा, अंदरूनी साजिशें और धोखाधड़ी। ये वो जहर है जो दुश्मन की तलवार से ज्यादा तेजी से असर करता है, बिल्कुल किसी मीठी छुरी की तरह जो अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देती है। खैर, इन साजिशों की बुनियाद समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ सेल्कैन खातून है और दूसरी तरफ कुर्दोग्लू। हदफ क्या है? हालिम खातून को निशाना बनाना और कबीले की क़यादत को कमज़ोर करना। अगर बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज्जिया किया जाए तो सेल्कैन की सारी बेचैनी सिर्फ अपना वारिस लाने के गिर्द घूमती है, लेकिन कुर्दोग्लू, उनका मकसद बिल्कुल सीधा और वाज़े है, सिर्फ और सिर्फ ताकत और इक़्तिदार पर कब्जा। आइए अब देखते हैं कि यह खेल आगे कैसे बढ़ता है। सेल्कान खातून की मंसूबाबंदी किसी माहिर खिलाड़ी जैसी है। पहले हालिमे के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता शुकूक व शुबहात का बीज बोना, फिर अपनी बहन गोकचे की शादी के तस्वुर को आगे बढ़ाना, और आखिर में कबीले के सरदार हेमे खातून के जहन में वसवसे डालना ताकि सारे फैसले उन्हीं के मुताबिक हों। और इसकी इंतहा देखिए, कालीन बनाने वाले मवाद में गोबर मिला देना। सुनने में शायद ये एक छोटी सी बचकाना हरकत लगे, लेकिन इसका मकसद बेहद गहरा और संगीन था। ये हालिमे की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की इंतहाई कोशिश थी। ऐसी छोटी हरकतें जाहिर करती हैं कि कबीले के अंदर की सियासी आग किस कदर भड़क चुकी है। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, रिश्ते, मोहब्बत और कशमकश। क्योंकि ये साजिशें सिर्फ सियासी नहीं रह गई थीं, इन्होंने आपसी रिश्तों को भी बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। अगर इस पूरी बेचैनी को आदात और शुमार में देखा जाए तो हालात और भी वाज़े हो जाते हैं। हलीमे की आमद ने पूरे कबीले की 40% बेचैनी को जन्म दिया। 35% तनाव सिर्फ इस डर से है कि सेल्कान का कोई वारिस नहीं, और बाकी 25% मुस्तकबिल की सरदारी के खौफ से जुड़ा है। यानी ये साबित होता है कि चंद खानदानी मसाइल ही पूरे कबीले की तबाही का सबब बन सकते हैं। यहाँ दो मुख्तलिफ रिश्तों का मुवाजना करना ज़रूरी है। एक तरफ अर्तुगरुल और हलीमे के दरमियान पनपने वाला बिल्कुल सच्चा और फितरी रिश्ता है, और ठीक उसके बरक्स सेल्कान की तरफ से बनाया हुआ एक सियासी जाल है जहां वो अपनी बहन गोकचे को अर्तुगरुल से जोड़ना चाहती हैं। एक रिश्ता हकीकत पर मबनी है, जबकि दूसरा सिर्फ और सिर्फ मफाद और ताकत की ज़रूरत पर। तो ऐसी सूरत हाल में कबीले की समझदार खातून हेमे खातून क्या कर रही हैं? उनकी कुछ कमज़ोरियां बिल्कुल वाज़े हैं। वो अपने ख़ानदान पर आंखें बंद करके एतमाद करती हैं, गुकचे को बेटी मानती हैं, और सबसे बढ़कर सेल्कन के दिल में छुपे हुए गुस्से और कीने से बिल्कुल अनजान हैं। रवायत की इस पट्टी ने उन्हें ये देखने ही नहीं दिया कि उनके अपने खेमे की जड़ें काटी जा रही हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, एक अजीम सल्तनत की पेशगोई।
قبیلے کے ان اندرونی جھگڑوں سے نکل کر اب ذرا اس کہانی کے عظیم تاریخی مقصد پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابن عربی کا وہ خوبصورت قول یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ یہ ٹوٹتے تارے نیک بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں، انصاف کا پرچم پہاڑوں اور سمندروں پر بلند ہوگا۔ یہ الفاظ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ یہ قبیلے کی بقا کی چھوٹی سی لڑائی کو ایک عظیم تاریخی مقصد میں ڈھال دیتے ہیں۔ یہ کہانی کو صرف زندہ رہنے سے نکال کر عظیم مستقبل کی طرف لے آتے ہیں۔ تو یہاں اصل بات کیا نکل کر سامنے آتی ہے؟ ان تمام کرداروں کا بنیادی مقصد صرف اور صرف دنیا کو انصاف کے ایک پرچم تلے متحد کرنا ہے۔ چاروں طرف جنگیں اور افراتفری ہو، لیکن ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کا یہ جذبہ انہیں گرنے نہیں دیتا۔ ہم یہاں کسی مخصوص نظریے کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ اس کہانی کے مرکزی مقصد کی وضاحت کر رہے ہیں جو ان حالات کی بنیاد ہے۔ یہ ایک کا ہنسا صرف ایک نمبر نہیں، یہ اس واحد پرچم کی علامت ہے جو بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک جگہ لا کر بزدلی کو شکست دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ عظیم تصور ہے جو بتاتا ہے کہ آج کی یہ چھوٹی آزمائشیں دراصل آنے والے کل کی عظیم تاریخ کا لازمی حصہ ہیں۔ خیر، اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اندرونی سازشیں اور دشمنیاں اس قبیلے کو ان کی اس عظیم منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اندر سے کھوکھلا کر دیں گی؟ ایک طرف تاریخ پکار رہی ہے اور دوسری طرف اپنوں کا دھوکہ انتظار میں ہے۔ یہ ایسی کشمکش ہے جو سچ میں آگے آنے والے حالات کو جاننے کا اشتیاق بڑھا دیتی ہے۔ یہ تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے، مگر اس کہانی میں آگے جو ہونے والا ہے وہ یقیناً بے حد دلچسپ اور حیران کن ہوگا۔